हाय एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। सभी को मेरा प्रणाम और सलाम। बहुत दिनों बाद सेशन आ रहा है चैनल के ऊपर ना। आई वाज लिटिल बिजी इन माय कॉलेज शेड्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्स चल रहे हैं हमारे, तो मैं थोड़ा सा वहाँ बिजी था। बट इट इज ओवर नाउ। ठीक है, अब ओवर है, तो अब आपको बैक टू बैक सेशंस मिलेंगे। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जो कि हम लोगों ने बहुत डिले कर चुका ऑलरेडी। अब वो डिले नहीं चलेगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ योर फोर्स के साथ, जहां पर अभी तक हम लोग फोर्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, देन न्यूटन के 3 लॉ में से हम लोग 2 लॉज ऑलरेडी स्टडी कर सकते हैं और एक की हम लोग एप्लीकेशंस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने सेकंड लॉ की एप्लीकेशन करनी है। अगर जो आप लोगों ने अभी तक कोई भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ऑल्सो अगर जो आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, सबसे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस सेशन को देख पाए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ, जहां पे हम लोग एप्लीकेशंस देखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की। सेकंड लॉ क्या कह रहा था? एनीथिंग एट रेस्ट विल सेकंड लॉ आपका कहता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कि जो भी फोर्स होगा वो मोमेंटम और टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी के बेसिस पे हम लोग आज एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। आप लोग सारे क्रिकेट के बहुत ज्यादा फैन हो, मुझे पता है। ठीक है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है क्रिकेट में, जो फास्ट बॉलिंग बॉल आ रही होती है, फास्ट मूविंग बॉल आ रही होती है, जब एक बैट्समैन हिट करता है बॉल को, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और जो फील्डर होता है उसे कैच करनी होती है। जो फील्डर होता है वो कभी भी डायरेक्टली कैच नहीं करता बॉल, वो अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे लेके आता है कैच करने के लिए। अब इसके बिहाइंड की साइंस समझते हैं हम लोग कि वो अपने हाथ को पीछे क्यों लेके आता है। द रीजन बीइंग, जो बॉल आ रही होती है उसकी जो मोमेंटम होती है, उसकी वेलोसिटी हाई होने की वजह से मोमेंटम भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और अगर जो उसे फील्डर ने डायरेक्ट पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, उसके हाथ पे चोट लग जाएगी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, टाइम को इंक्रीज करते हैं। टाइम को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T, मोमेंटम अपॉन टाइम। जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये फोर्स कम होगा तो मोमेंटम भी कम हो जाएगी। अगर जे मोमेंटम कम, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर जे मोमेंटम कम तो वेलोसिटी भी कम। क्यों? क्योंकि मास तो क्या होता है, कांस्टेंट। मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वेलोसिटी पे। दैट इज व्हाई जो फील्डर होता है वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेके आता है ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए। टाइम इंक्रीज होगा तो आपकी मोमेंटम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी और किसी चीज को कैच करना इजी हो जाएगा और कोई हार्म भी नहीं होगा आपको। सेकंड जो एप्लीकेशन है, केस ऑफ हाई जंपर। जो हाई जंपर्स होते हैं, जब वो जंप करके वापिस आते ग्राउंड पे तो वो कभी भी मार्बल के ऊपर लैंड नहीं करते ना। क्या रखा होता है, तो कुशन्स रखे होते हैं या पिल्लोज रखे होते हैं या सैंड का हीप होता है ना, मिट्टी का ढेर होता है ताकि उनको चोट ना लग सके। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो सॉफ्ट सरफेस होता है वो किसी भी चीज को लैंड करने के लिए टाइम इंक्रीज करवा देता है। क्योंकि जब आप उस सरफेस पे लैंड करते हो आप बाउंस बैक होकर ऊपर जाते हो, जिसकी वजह से आपका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, सो दैट आप लोग कांटेक्ट ऑफ अर्थ के साथ थोड़ा लेट बनते हो। ठीक है, डिले हो जाता है उसमें। अगेन क्या होगा कि जब हाई जंपर नीचे आ रहा होता है उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं। टाइम इंक्रीज करने से क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं लगती और वो इजिली लैंड कर पाता है विदाउट एनी हार्म और पेन। थर्ड एप्लीकेशन आपके पास है सीट बेल्ट्स की। कार्स के अंदर जो सीट बेल्ट होती है उसका पर्पस क्या होता है कि जब एक्सीडेंट हो तो जो आपका ड्राइवर है या फिर जो भी सेकंड पर्सन है सिटिंग नेक्स्ट टू ड्राइवर, वो इमीडिएटली जो बोनट होता है या फिर जो आगे का सरफेस होता है गाड़ी के, उसके ऊपर हेड स्ट्राइक ना करे उसका। सीट बेल्ट ये काम कैसे करती है, सीट बेल्ट जो होती है वो जो जब एक एक्सीडेंट होता है, कोलिजन होती है, तो वो टाइम को इंक्रीज कर देती है। मतलब जब भी कोई पर्सन आगे जा रहा होता है तो अगर ये सीट बेल्ट नहीं है तो एकदम धम जाके आगे बचेगा ना। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम सीट बेल्ट लगाते हैं ताकि जब एक्सीडेंट हो, वैसे तो ना हो, अगर जो हो तो आप आगे जब जाओ तो धीरे धीरे जाओ। क्यों? क्योंकि जब कोलिजन होती है ना तो वेलोसिटी एकदम हाई हो जाती है। वेलोसिटी हाई हो जाएगी तो आप एकदम आगे जाओगे और आपका सर एकदम बचेगा एंड चांसेस होते हैं कि आप वहीं पे डेड हो जाओ। क्या होता है कि जो सीट बेल्ट होती है टाइम को इंक्रीज करती है। टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम हो जाएगा और मोमेंटम भी कम हो जाएगी। मोमेंटम कम तो आपकी वेलोसिटी कम और वेलोसिटी कम तो आप लोग थोड़ा आराम से आगे जाओगे। मीनवाइल जो इफेक्ट होता है कोलिजन का वो कम हो चुका होता है और आपको कम चोट लगती है। ठीक है, ये नहीं होगा कि बिल्कुल चोट नहीं लगेगी, बहुत कम चोट लगती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन से सेकंड लॉ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के साथ। क्वाइट इंटरेस्टिंग लॉ, आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको रिप्लाई बैक करके थप्पड़ ही मारता है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, इसका लॉ का नाम है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले हम लोग। थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन मतलब अगर जे एफ फोर्स ए बी पे लगा रही है, कुछ ए बॉडी बी के ऊपर एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रही है, तो जो बी होगा वो भी ए के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ऑल्सो सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर, एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, कभी भी सेम बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता, दोनों बॉडीज आपकी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस हमारे पास है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, दूसरा नाम लिख देते इसका, दिस इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, ये दूसरा लॉ है, नाम है लॉ का, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। एप्लीकेशंस की बात करें, सो हम लोग चल पा रहे हैं इस धरती के ऊपर, द रीजन बीइंग हम लोग ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं और जो अर्थ है वो हमारे ऊपर फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड जो है रिकॉइलिंग ऑफ गन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या होता है कि जब आप लोग गन एकदम रिकॉइल करते हो या फिर गन को एकदम शूट करते हो, तो क्या होता है कि जो उसके अंदर जो गोली होती है ना, बेसिकली वो बहुत हाई वेलोसिटी से आगे जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है ना, क्योंकि मोमेंटम हाई है तो फोर्स भी हाई होगा। उस फोर्स का रिएक्शन आपके शोल्डर के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है, आपका शोल्डर एकदम पीछे की तरफ जाता है। द रीजन बीइंग क्योंकि आपने गन के ऊपर फोर्स लगाया, गन ने आपके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक बॉडी गन है, दूसरी बॉडी आप हो, दोनों बॉडीज अलग अलग है। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर लगाया, उसने आपके ऊपर लगाया, सेम बॉडी नहीं हो सकती कभी भी। देन उसके बाद थर्ड एग्जांपल है फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स। जो रॉकेट्स होते हैं, आपने देखा होगा वहां पे नीचे एकदम हाई अमाउंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर दिया जाता है ना, फ्यूल यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूल एकदम फायर जनरेट करता है और वेलोसिटी प्रोवाइड करता है बहुत हाई अमाउंट ऑफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो रॉकेट होता है वो ऊपर चल जाता है, और जो स्मोक होता है आपने देखा होगा, जो फ्यूल होता है वो नीचे की तरफ आता है और स्प्रेड हो जाता है वाइड एरिया में। दिस इज थर्ड एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें तो जो घोड़ा गाड़ी होती है या फिर बैल गाड़ी होती है, अगर आप बैठे हो है ना, जो स्टूडेंट विलेजेस से देख रहे हैं या फिर कभी ना कभी विलेजेस में रहे हैं, वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। तो जब घोड़ा गाड़ी एकदम आगे जाती है, आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। द रीजन बीइंग आपने बुल को या फिर हॉर्स को आगे की तरफ पुश किया है ना, आपकी कार्ट ने, और हॉर्स जो कार्ट है, जो गाड़ी होती है जिसके ऊपर बैठते हैं, वो एकदम पीछे की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि थर्ड लॉ मोशन अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे बोट एंड शिप होती है। अगर सपोज कोई बोट है, सपोज ये कोई बोट है पानी के ऊपर पड़ी हुई, ठीक है, अगर आप यहाँ पे चलने की ट्राई करोगे तो क्या होगा, आप आगे की तरफ जाओगे, बोट पीछे की तरफ जाएगी। द रीजन बीइंग अगेन क्योंकि आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, बोट पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है टू फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, तो जिसकी वजह से ये आपको ऑब्जर्व होगा। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के। तो आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन आ सकती है, आपको समझना होगा कि इसमें मोमेंटम की एप्लीकेशन लग रही है या थर्ड लॉ की लग रही है या इनर्शिया की लग रही है। अगर जो आप लोग ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इनर्शिया, मोमेंटम, एक्शन, रिएक्शन, आप लोग कोई भी क्वेश्चन कभी स्किप नहीं कर पाओगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर फोर्स। 3 पार्ट्स में हम लोगों ने पूरे चैप्टर को स्टडी कर लिया है। अगर जो आप लोग इन फ्यूचर ऐसे ही चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ऐसे स्टडी कर पाए। That's all for the day. Next we will be starting with a new chapter of biology, that is tissues. थोड़ा खतरनाक चैप्टर है, बट कोई बात नहीं, हम साथ साथ मिलकर खत्म करेंगे चैप्टर को। थैंक यू।